डॉक्टर विनय एक चीज़ और बताएं, बड़ा मतलब ये मिथ भी है और लोगों में चर्चाओं का विषय भी रहता है क्योंकि लोग पॉर्न भी बड़ा देखते हैं जी। साइज मैटर्स, कहते हैं ना, साइज मैटर्स। तो साइज को लेके जो धारणाएं और अवधारणाएं बनी हुई हैं, इसके विषय में क्या क्या कोई पर्टिकुलर साइज ही रिक्वायर्ड है जो आप जब आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं? मेल्स में इरेक्शन की प्रॉब्लम भी आती है। जी हाँ, आती है। एक एज के बाद में 50 साल में, 60 साल में, 40 साल में, 30 साल में, तो उसका कोई ट्रीटमेंट होता है कि अगर किसी को मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम आ गई तो अब वो इरिवर्सिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए, सेक्स लाइफ के लिए कोई एज डिसाइडेड है कि भाई इस एज के बाद तो नॉर्मली लोग रिटायर हो जाते हैं सेक्स के? मतलब ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज हो गया तो सेक्स लाइफ खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या उन लोगों को भी सेक्स से बचना चाहिए? क्या उनको सेक्स प्रॉब्लम दे सकता है? अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए क्या एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं और किस तरह का खान पान ज़रूरी है? नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं रूट कॉज। हमने ये देखा है कि हम जीवन में कुछ भी नया करते हैं तो उसे सीखते हैं, सीखना पड़ता है, गुरुजनों से, पेरेंट्स से, टीचर से, सबसे सीखते हैं, तब जाके हम उस एक्टिविटी को कर पाते हैं। लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी है जिसे ना कहीं सिखाया जाता है, ना हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पेरेंट्स भी सोचते हैं कि वो अपने आप सीख जाएंगे, टीचर्स भी सोचते हैं वो अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि उसे सिखाना या उस पर चर्चा करना हमारे समाज में कुछ अनुचित माना जाता है, और वह है सेक्स। तो आज हम सेक्स के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि सेक्स के ऊपर इतनी जो कहते हैं ना, जो चर्चा नहीं है, जो उसमें खुलापन नहीं है समाज में, वो क्यों है और उसकी वजह से हमारे बीच में क्या कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। इन्हीं सब विषय के ऊपर हम बात करेंगे आज डॉक्टर विनय सिंह जी से। डॉक्टर विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनय, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दर्शक भी जो पुराने हो जानते हैं कि आप हेयर स्पेशलिस्ट भी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं और सेक्स थेरेपिस्ट भी हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? स्किन और शायद हेयर का तो बन जाता है, या सेक्स का भी उसी के साथ आता है? पहले थोड़ा सा ये बताएं। जी रविंद्र जी, नमस्कार। देखिए, आपने जो सवाल पूछा ये बहुत सही है। इसमें क्या है, जो हम लोग की डिग्री होती है, हम डिग्री लेते हैं वो डर्मेटोलॉजी, लेप्रोलॉजी और वेनेरियोलॉजी, ये तीन होते हैं अंग जिसको एक समावेश करके एक डिग्री बनाई जाती है डर्मेटोलॉजिस्ट की, स्किन स्पेशलिस्ट। ओके। तो डर्मेटोलॉजी में स्किन, हेयर, नेल आता है। लेप्रोलॉजी, जो लेप्रोसी एक बीमारी है, अभी भी है, बहुत कम है लेकिन है, अभी भी हिंदुस्तान में है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, तो उसके स्पेशलिस्ट भी हैं, हमें वो भी सिखाया जाता है, हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें। और वेनेरियोलॉजी मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनका ज्ञान, उनके बारे में हमें ज़्यादा समझाया जाता है, कैसे उनका इलाज होता है। और साथ ही साथ सेक्स थेरेपी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अभी आपने कहा इंट्रोडक्शन में कि ये एक ऐसा विषय है जो कि समाज में टैबू है, जिसके बारे में ना माता पिता अपने बच्चों को, चाहे वो मेल बच्चा हो चाहे फीमेल बच्चा हो, उसको समझाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में बहुत हल्के से बात करके कहा जाता है, जिसके बारे में खुल के कोई विचार नहीं प्रकट किए जाते, या ये नहीं समझाया जाता है कि बेटा या किसी को भी कि आप ऐसे नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स नहीं बताते। हाँ, वो सब चीज़ें नहीं बताई जाती है। तो जो व्यक्ति है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा, तो वो अपनी जो भी उसने पढ़ा है या जो भी उसने ज्ञान कहीं से भी अर्जित किया, चाहे वो जो सुना हुआ ज्ञान हो, हाँ, कहीं से भी, जो जैसे टीवी पे या कहीं पे कोई मूवी देख ली, पॉर्न आजकल बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं मोबाइल के ज़माने में, तो उनसे वो शायद सही जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपने किसी पास के डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। जरूर संपर्क करें। अब अगर हम ये बात करें कि आज की तारीख में जो मैरिड लाइफ है लोगों की, जी, ठीक है ना, जी,
अभी हम उस पे आते हैं, बट हम सीधे आते हैं मैरिड लाइफ पे, जी, यानी कि जी। जहाँ पे ये सेक्स की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जी जी। तो ये जो मेजर समस्याएं शुरू होती हैं, जिसकी बात अभी आपने कही, डूज एंड डोंट, जो हमें नहीं पता है और जो हमें कहीं से पता होते हैं, तो या तो हमें इंटरनेट के ज़माने से आजकल पता लग रहा है, व्हाट्सएप से पता लग रहा है, या दोस्तों की गॉसिप्स जो होती हैं उससे हम कुछ जानकारी या एक्स्ट्रा जानकारी जो हमारे काम की नहीं है बट उसको भी हम अपने दिल से लगा लेते हैं। तो क्या वजह होती है कि जो मैरिड कपल है सम टाइम उनकी सेक्स लाइफ बेटर नहीं होती है? बहुत अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि देखिए समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पर कि ये सारी बातें बहुत बुरी मानी जाती हैं। फैमिली में डिस्कशंस नहीं होते आपस में। अगर कोई बड़ा है फैमिली में, जैसे बड़ा भाई बहन है या भाभी है, तो वो भी अपने जो अनुज हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं या उनसे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। बस इस चीज़ को मजाक में या किसी तरह से इसके बारे में डिस्कशन को दूर किया जाता है। और इस वजह से जिन जिन लोगों में, जिन मैरिड कपल्स में इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती कि देखिए सेक्स एक मैरिज का अभिन्न अंग है, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ। और मैरिज होने के बाद अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ सही नहीं है तो डेफिनेटली जो कपल है उसके बीच में रिफ्ट पैदा हो जाता है। वो हर तरीके से इफेक्ट करता है, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ, या जो आप काम कर रहे हो उसको भी इफेक्ट करता है। तो इसके बारे में वो कभी डिस्कस नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ कभी बताई नहीं है कि इसके बारे में समझना भी ज़रूरी है। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कि 100% मैरिड लाइफ में ऐसा होता है, मैरिड कपल्स की लाइफ में ऐसा होता है। कुछ लोग हैं, मैं कहूँगा अराउंड 10 to 15%, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी जनसंख्या का। तो उसमें ऐसे लोग हैं जिनको कि लगता है कि सेक्स करना मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना है। अगर बच्चे हो गए तो फिर उसके बाद ख़त्म कहानी, फिर सेक्स ख़त्म। उसके बाद आप अपने घर के कामों में या अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो जाइए, फिर जब नेक्स्ट बच्चा पैदा करना होगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने कभी भी इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया होता कि हमें हमारी लाइफ में सेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें किस तरह से सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए सेक्स इज़ ऑल्सो स्ट्रेस बस्टर, बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, चाहे वो घरेलू स्ट्रेस हो, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो। सपोज एक मैरिड कपल है, वो आगे पढ़ाई करके IAS बनना चाहता है, लेकिन वहाँ पर वो अगर स्टडीज़ का स्ट्रेस आ रहा है तो वो उसको किस तरह से दूर करेंगे, ये एक स्ट्रेस बस्टर भी है। लेकिन जैसा मैंने भी शुरुआत में कहा था कि भाई, जैसे आपने कहा शादी के बाद इंटीग्रल पार्ट सेक्स होता है, ठीक है ना, इंटरकोर्स होता है, लव मेकिंग है, जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं। जी हाँ। लेकिन क्या इसे किसी भी तरह से हमें न्यूली मैरिड कपल को बताया नहीं जाना चाहिए कि इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बेशक ठीक है, अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बता सकते, एक हेजिटेशन होती है, छोड़ देते हैं, बट जो आप लोगों की तरह एक्सपर्ट्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनके पास क्या काउंसलिंग सेशन के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए? बिल्कुल भेजा जाना चाहिए। और कुछ स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, इसने अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो फिजिशियंस हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, इनको भी ट्रेनिंग्स दी हैं। स्किन स्पेशलिस्ट अगर वहाँ है तो उनको तो पूरी ट्रेनिंग मिली होती है। वो ये सारी बातें अगर कोई वहाँ पहुँचता है तो उनको बताने के लिए रेडी होते हैं। आप जो जनता है वो वहां पहुंचे, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को लेके पहुंचे, बट वही लेकिन वो जागरूकता नहीं, जैसे आपने कहा ना 15% लोगों को, तो मैंने कहा 15% तो वो आप आकलन लगा रहे हैं, वो इवोल्यूशन है कि जिससे आप लग रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आ ही नहीं रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम लगी नहीं रही, उनको कैसे आप गिन सकते हैं 15%? उनको नहीं गिन सकते, तो हम तो वही बताएंगे जो हमें पता है जी। अच्छा, एक चीज और है, जब आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये एक ऐसा विषय है जिसको कि कोई जानना नहीं चाहता, डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए एक चीज़ और है, जब हमारे गाँव में पहले के ज़माने में, आज से हम 100-150 मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ जानना नहीं चाहता, डिस्कस नहीं करना चाहता। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
तो जो हमारे जैसे गाँव की परिवेश में अगर हम देखें, यहाँ से 150-200 साल पहले के देखें, जब हम इतने डेवलप नहीं थे, तब भी क्या होता था कि लोग सेक्स के बारे में बहुत कम डिस्कशंस करते थे ओपन में, और वो चीज़, उस चीज़ को सिर्फ बच्चे पैदा करने तक और घर को संभालने तक ही रखा जाता था। जैसे बहुत सारे उस टाइम पे आपने पुरानी जो कहानियाँ हैं या मूवीज़ हैं उसमें देखा होगा कि घर की औरतें घर तक ही सीमित हैं, और जो मर्द है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए घर से बाहर किसी भी तरीके से ढूंढता था, चाहे उसको आप कोई कुछ भी नाम दे दें, वो उस तरह से ढूंढता था। तो ये आज भी ऐसा होता है, कुछ परिवारों में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ये है कि जब महिला और पुरुष दोनों ही अब काम करने लगे हैं, एजुकेशन का लेवल अच्छा हो गया, स्तर अच्छा हो गया, तो बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे कपल्स में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने लगी है। उससे उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो डॉक्टर विनय, आप ये बताएं कि जो प्रॉपर जानकारी है, अगर हम सेक्स रिलेटेड बात करें, यानी कि जो एक लव मेकिंग का जो पार्ट होता है उसको लेकर बात करें, तो उसके लिए क्या क्या जानकारी कपल को होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स की अगर हम बात करें, कि जिससे उनकी मैरिड लाइफ बेटर हो? जो आपने कहा ये स्ट्रेस बस्टर है, तो वो किस तरह से, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सेक्सुअल एक्ट इज नॉट ओनली लव मेकिंग, ठीक है? देखिए, सेक्सुअल एक्ट सिर्फ एक इंटरकोर्स तक ही सीमित नहीं होता। इंटरकोर्स तो उसका सबसे आखिरी पार्ट है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि कपल्स रोज़ इंटरकोर्स में लिप्त हो या रोज़ उसको करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से समझें, एक दूसरे के सहायक बने और एक दूसरे के दोस्त बने। उसके साथ साथ जो उनके अंदर बॉडी में हार्मोन्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, और नेचुरल सी बात है, ऑपोजिट सेक्स है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो बहुत सारी तरीके से अपने एक दूसरे को समझने लगेंगे। और वहाँ इंपॉर्टेंट होता है फोर प्ले। फोर प्ले का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ इंटरकोर्स किया और ख़त्म कर दिया, जो कि बहुत सारे कपल्स ऐसा समझते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, तो उनका कहना होता है कि हमारे पास या तो टाइम नहीं है, या जो हमारी फैमिली है, हम जॉइंट फैमिली में हैं, वहाँ हम इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, या बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, जो प्राइवेसी के चैलेंजेस, प्राइवेसी होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। और ऐसे भी बहुत सारे कपल्स हैं जो अभी मैरिड नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस किया है या आगे अपने शादी करने का प्लान किया है, तो वो लोग भी प्राइवेसी को लेकर या फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, इसको लेकर, इन सब चीज़ों से बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है एक्ट ऑफ लव मेकिंग में कि आपको फोर प्ले, या जिसको कहते हैं कडल करके, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, आप बातें करें, एक दूसरे को समझें अच्छे से, फिर वो धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, आप फिर एंड पॉइंट होता है उसका सेक्सुअल एक्ट, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, जो कि चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जानवर हो, सब में वही एक्ट होता है जो लास्ट में होता है। हम अपने आप को, जो हम समझदार इंसान हैं, हम जानवरों से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सेक्सुअल एक्ट को लेकर के? जानवरों में जब एक हीट आती है, जब उनके हार्मोन्स का संचार होता है, वो रोज नहीं होता, वो कभी कभी होता है जी, तभी वो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवरों को, और वो उस वक्त करके फिर उसके बाद अलग हो गए, फिर उसके बाद वो अपना, चाहे वो घास चर रहे हैं, चाहे वो कुछ और कर रहे हैं, वो सब कुछ काम करते हैं, लेकिन सेक्सुअल एक्ट नहीं करते। इंसान अगर सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए या सिर्फ इंटरकोर्स की पूर्ति करने के लिए सेक्स करता है, तो वो एक्ट ऑफ लव मेकिंग नहीं होता। एक्ट ऑफ लव मेकिंग में आपको एक दूसरे को, एक पार्टनर है, दो पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को, चाहे वो ज़रूरत सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो ज़रूरत दिनचर्या से रिलेटेड हो, उसको समझना चाहिए। एक दूसरे को आप कोशिश करें बातचीत के जरिए जानने की, एक प्रगाढ़ संबंध बनाएं, इंटीमेसी बनाएं, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके सेक्सुअल एक्ट करें। अब डॉक्टर विनय, जैसे एक तो हमने बात करी भाई प्राइवेसी का चैलेंजेस आता है, जो छोटे परिवार हैं या जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जहाँ जिनके घर छोटे हैं बट लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो मैनेज कर सकते हैं, जिनके पास प्राइवेसी भी है। अब यहाँ पे जो मैं समझना चाहता हूँ,
दर्शकों के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो देखेंगे वो जी हाँ, वो आपस में नहीं डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इस डिस्कशन से शायद वो कुछ उनको चीज़ें मिल सकती हैं। जो कपल होता है, जब कपल की हम बात करें, कपल में देखेंगे फीमेल बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होती हैं, डिस्कशंस नहीं करती हैं अपने पति के साथ में, अपने मेल पार्टनर के साथ में, कि भाई उनको क्या चाहिए। भाई जिस तरह से एक मेल है उसको रहती है एक्सपेक्टेशन, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ठीक है ना, मेरी वाइफ मेरे साथ ये करे। तो शायद वाइफ को भी, फीमेल पार्टनर को भी एक्सपेक्टेशंस होती होंगी, लेकिन वो ओपन अप नहीं होती हैं। तो उसका एक तो जो कारण दिखाई देता है कि शायद हस्बैंड क्या सोचेगा, ये हो सकता है। और अगर वो ओपन अप होती हैं तो शायद हस्बैंड के दिमाग में खुराफात चल जाती होगी कि इसको ये कैसे पता, ये क्या कहीं और भी ध्यान दे रही है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टैबू है और इसमें ज़्यादातर महिलाएं जो है वो इससे प्रभावित रहती हैं, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें, आपने ठीक कहा कि वो अपनी ज़रूरतें खुल के बता नहीं पाती हैं। वो एकदम बिल्कुल एक पैसिव पार्टनर की तरह रहती है। तो जो कपल्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि जितनी ज़रूरत एक पार्टनर को है, हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहे, तो दूसरे पार्टनर को भी उतनी ही ज़रूरत है। तो पहले मैंने जैसे कहा ना कि आप एक दूसरे को समझें, तो वो एक दूसरे से जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, ओपन अप नहीं होंगे, तो एक पार्टनर तो हमेशा ही दबा रहेगा। वो कभी भी अपनी चीज़ें, अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं या वो जो सोचते हैं, देखिए सबकी कुछ ना कुछ फैंटेसीज होती हैं और हर समाज में जो हमारा मीडिया है, टेलीविजन है या मूवीज, बिल्कुल आजकल ओटीटी भी इतना आ गया, जो फोन देखने की जरूरत नहीं, वो भी आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दिखता है। तो वो उन सब से सभी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं या फैंटेसीज डेवलप हो जाती है कि हम इस तरह से करें तो कैसा लगेगा, या हमारा पार्टनर हमारे साथ इस तरह से बिहेव करे तो कैसा लगेगा, राइट। तो वो जो चीज होती है उसके लिए एक पार्टनर के साथ साथ दूसरे पार्टनर को भी ओपन होना चाहिए। तो उसमें ओपन होने के लिए वो खुद अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो जो दूसरा उनके पार्टनर हैं जो ओपन हो रहे हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए जानने में कि आपकी क्या इच्छाएं हैं। आप बताओ, आपने क्या कुछ सोचा होगा ऐसा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे पार्टनर है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो किसी और रिलेशनशिप में लिप्त है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है, होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है उन्होंने किसी मूवी के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू कहीं से भी या उनके दिमाग में ये बात वैसे भी आ गई हो कि ऐसा भी हो सकता है। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, अधिकतर मैंने देखा है कि महिलाएं इस नॉलेज से या तो वो दूर रहती हैं, दूर रखना चाहती हैं अपने आप को। उनका बस ये होता है कि चलो शादी हो गई, अब हम अपने पति को खुश कर दें और हमारी फैमिली आगे बढ़ जाए, बच्चे हो जाए, बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये हमारे समाज में अभी भी है। हम इतने डेवलप्ड हो गए हैं, हमारे को इतने साल हो गए आज़ादी के, और उसके बाद भी हम नारी सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान थोड़ा देने की और ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ इस विषय पे टैबू वाली जो बात है आप कह रहे हैं, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो प्रकृति के बनाया हुआ है। अगर ऐसा ही कुछ खराब होता तो शायद परमात्मा हमारे अंदर इस तरह की चीज़ों को पैदा ही नहीं करता, वो अंग देने की उसको आवश्यकता ही नहीं थी, इच्छाएं नहीं देता। लेकिन अगर वो परमात्मा ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो जाहिर सी बात है ये खराब तो नहीं हो सकता, परमात्मा का बनाया हुआ कुछ भी। अब यहाँ पे एक और बात है कि जब हम एक ऑर्गेज्म की बात करते हैं, मेल पार्टनर की ऑर्गेज्म की बात होती है, बहुत ज़्यादातर आपके पास शायद इस तरह के भी पेशेंट आते हो सकते हैं कि जो अपने ऑर्गेन्स तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी पार्टनर के उस तरह नहीं ध्यान देते कि उसका क्या हुआ, उनका अपना काम हो गया, जिसे कहते हैं सेल्फिशनेस। तो इसको कैसे आप एड्रेस करते हैं और इसको किस तरह से कपल को आपस में ट्रीट करना चाहिए? मैं इससे पहले एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि परमात्मा ने हमें ये चीज़ दी है तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन वो नॉलेज रैशनल होनी चाहिए, क्योंकि जो इरैशनल नॉलेज है वो हमें अलग अलग गलत मीडिया, गलत बुक्स, गलत किताबों से या गलत नॉलेज तो रैशनल ही होनी चाहिए, कोई भी हो। तो वो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी माध्यम के थ्रू अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें, अपडेट करने की कोशिश करें। जहाँ कहीं आपको दिक्कत है आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको ज़्यादा बताएंगे। मैं यहाँ पे ये भी पूछने वाला था, पहले मेरे मन में प्रश्न था कि मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, ऐसी कोई बुक भी कोई पढ़ सकता है जो आप रिकमेंड कर सकते हैं जिससे उसको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके?
देखिए, ऐसी बुक्स आजकल के परिपेक्ष में तो नहीं है। पहले ज़रूर हुआ करती थी, लेकिन वो बहुत पुरानी जो किताबें थी वो होती थी, लेकिन आज उनको तोड़ मरोड़ करके छापा जाता है, तो वो सही नॉलेज नहीं दे पाती है। उसमें अधिकतर अननेचुरल टाइप ऑफ सेक्स की बात होती है, या जो जो हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स कंफर्टेबल ना हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी डिस्कस होती हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जी। जैसे आपने अभी सवाल पूछा कि एक पार्टनर तो सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन क्या दूसरे पार्टनर का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है या नहीं? वो बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो प्रॉपर एजुकेशन है, किस वक्त आपने क्या एक्ट करना है, वो प्रॉपर एजुकेशन जो है वो आपको काउंसलिंग के ज़रिए ही मिल सकती है। इसके लिए आपको खुद अपने पार्टनर से पहले ओपन होना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। अगर वो सेटिस्फाइड रिकरेंटली नहीं हो पा रहे हैं, कभी कभी होता है कि जल्दी हाँ, हो कभी गया एक है, पार्टनर तो वो एक जी, अलग इशू है। हाँ जी। लेकिन अगर वो बार बार और काफ़ी टाइम तक सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, जो उनको ऑर्गेज्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे हार्ट की, हमारी ब्लड फ्लो की, जो कि बॉडी की जो फिटनेस है उसके लिए भी ज़रूरी होती है। लेकिन अगर एक पार्टनर को ऑर्गेज्म सही तरीके से बार बार नहीं मिल पा रहा है या लगातार नहीं मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली उनको अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करके या तो वो अपने आप ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और नहीं हो पा रहा है देन दे हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प बाई टेकिंग काउंसलिंग सेशंस फ्रॉम एनीबडी हु नोज दिस। हो जी। डॉक्टर विनय, एक चीज़ और बताएं। बड़ा मतलब ये मिथ भी है और लोगों में चर्चाओं का विषय भी रहता है, क्योंकि लोग पॉर्न भी बड़ा देखते हैं। जी। साइज मैटर्स कहते हैं ना, साइज मैटर्स। तो साइज को लेके जो धारणाएं और अवधारणाएं बनी हुई हैं, इसके विषय में क्या क्या कोई पर्टिकुलर साइज ही रिक्वायर्ड है जो आप जब आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो पोर्नोग्राफी है उसमें अट्रैक्ट करने के लिए या उसको ज़्यादा लोग देखें, इसके लिए जो भी कुछ करते हैं वो लोग, वो प्रोसेसेस भी पहन के करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जो मेडिकली है, वो जो साइज़ है दैट, अगर इरेक्ट स्टेट में किसी भी मेल का पेनिस 3 इंचेस का है, देन इट इज़ ओके, देन दे कैन सेटिस्फाई देयर पार्टनर वेरी इजीली। उससे ज़्यादा साइज़ की ज़रूरत नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज उसका रीज़न है कि जो फीमेल वेजाइना है वो उसका कुछ ही पार्ट होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है फॉर द एक्ट ऑफ सेक्स। उसके बाद का जितना भी अंदर का पार्ट है वो सेंसिटिव नहीं होता। तो कितना भी बड़ा साइज़ हो, वो सिर्फ पॉर्न पिक्चर्स में ही अच्छा लगता है। अदरवाइज एक्चुअली स्पीकिंग 3 इंचेस इन इरेक्ट स्टेट इज़ गुड इनफ टू सेटिस्फाई। ओके। इस पे लोग सर्जरीज भी कराते हैं इनलार्जमेंट के लिए, वो क्या है? देखिए, यही मैंने बताया कि कुछ लोग प्रोसेसेस भी पहनते हैं। पहनने का मतलब है सर्जिकली उसको इनलार्ज करवाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन दे अल्टीमेटली एंड अप इन हैविंग मोर ट्रबल देन सेटिस्फाइंग देयर पार्टनर समटाइम्स। क्योंकि देखिए, वो एक ऐसा ऑर्गन है, पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर कि वैस्कुलेचर उसका बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है। पेनिस को इरेक्ट होने के लिए सिर्फ प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। वहाँ कोई बोन नहीं होती है, कुछ मसल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। तो अगर वो बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर अब वहाँ बार बार कट हो या सर्जरी हो या किसी भी वजह से डैमेज हो जाए, तो वो प्रॉपर फिल नहीं होगा और वो प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगा। अगर होगा भी तो प्रायपिज्म होगा, मतलब पेनफुल इरेक्शन होगा, जो कि जो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। यानी कि सर्जरी जो है वो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कुछ केसेस में सर्जरी इज रिक्वायर्ड। जैसे मैं बताता हूँ कि फ्रेंडुलम अगर शॉर्ट है, हिंदू जितने भी हैं, ज्यूज़ और मुस्लिम्स में तो वो पहले ही सर्कमसाइज कर देते हैं जी, तो वहाँ शॉर्ट फ्रेंडुलम की दिक्कत नहीं आती। लेकिन हिंदुओं में अराउंड 30 to 35% केसेस में एक फ्रेंडुलम होता है जो कि नीचे एक टाँका लगा होता है, छोटा सा एक स्किन का टैग होता है जो बॉडी ऑफ द पेनिस के साथ जुड़ा होता है। अगर वो छोटा है तो आपकी जो फोर स्किन है, प्रीफ्यूज की जो फोर स्किन है, वो पूरी तरह से पीछे नहीं जाती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। तो उसके वजह से अर्ली डिस्चार्ज होना या पेनफुल इंटरकोर्स होना या ब्रेकआउट ऑफ दैट फ्रेंडुलम ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है।
तो उसको हम ठीक करने के लिए एक छोटी सी सर्जरी होती है, वो करते हैं। कुछ लोगों में फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस होता है, जिसकी वजह से हमें उनको या तो डॉर्सल स्लिट करना पड़ता है प्रीप्यूस का, या फिर हमें सर्कमसाइज करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने इस एक्ट के लिए इजीली कर सके। और जो बॉडी ऑफ द पेनिस है उसकी सर्जरी बहुत ही रेयर केसेस में, अगर मान लीजिए किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें कि वहाँ डैमेज हुआ, तभी की जाती है, या ऐसी कुछ चीज़ों में जिसमें कोई इंजरी हो गई, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल हिट हुआ है, उसकी वजह से इंजरी हुई है, तभी की जाती है, तभी करानी चाहिए। अदरवाइज जनरली वो इनलार्जमेंट एंड ऑल के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अदरवाइज आपने जैसा बताया प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, घटेंगी नहीं। डॉक्टर विनय, कहते हैं ना, सेक्स की जो हम बात कर रहे हैं, वीक में कितने दिन इनफ है? जितना आप करना चाहें। ओके, कोई मतलब लिमिट नहीं है? नहीं, बिल्कुल लिमिट नहीं है। अगर कोई एक दिन में 4 बार करता है, इस तरह से 7 दिन में 28 बार करता है, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप उस चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली आप प्रिपेयर्ड हैं, तब आप जितनी बार भी करना चाहें कर सकते हैं। मतलब उससे आपको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचती? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचती। ओके, मतलब क्योंकि कई बार भी कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देखिए, एक्सेस इन द सेंस, अगर आप सडनली इतनी ज़्यादा बार कर रहे हैं और उसके लिए अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं या कुछ हेल्प ले रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। लेकिन अगर आप नेचुरली एक्सटर्नली सपोर्ट के साथ कर रहे हैं तो गलत है। आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, तब आप करें, और आपके पार्टनर रेडी होने चाहिए। हर जब बिना उसके कैसे आप करेंगे? जी हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, आपने तो कह दिया कि ये सेक्स जितनी मर्जी बार कर सकते हैं आप करें विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट के, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन लेके अगर कर रहे हैं तो वो ना करें, वो आपको तकलीफ देगा। एक मास्टरबेशन को लेके भी मिथ है, सही है या जो भी है, बताएं आप कि क्या मास्टरबेशन करना गलत होता है? क्या मास्टरबेशन करने से आपके ऑर्गन को डैमेज पहुंच सकता है? देखिए, मास्टरबेशन एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन का तरीका है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ एडल्ट्स ही करते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी, बिकॉज वो ऑर्गन ऐसा होता है जहाँ पर कि अगर आप टच करेंगे तो एक सेंसेशन आता है, जो सेंसेशन हमारे ब्रेन को एक सुख देता है, हैप्पी सेंसेशन देता है। तो उसके लिए 6 महीने से 8 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चे भी बार बार अपने उस अंग को छेड़ते हुए पाए जाते हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू मास्टरबेशन। लेकिन हाँ, उसमें वो इजैकुलेशन नहीं होता। मास्टरबेशन की कोई ऐसा नहीं है कि ये एक सही बात कही आपने कि मिथ है, इससे कोई भी आपके ऑर्गन को नुकसान नहीं होता। जो एडवर्टाइज होते हैं कि आपने बचपन की गलतियां की होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मास्टरबेशन इज इक्वलेंट टू इंटरकोर्स एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट हैविंग एनी पार्टनर, और ये दोनों जो जेंडर्स हैं वो करते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल करते हैं, फीमेल्स भी करती हैं। जी हाँ जी। तो यानी कि अगर मास्टरबेशन भी आप कर रहे हैं तो उसके कोई बहुत ज़्यादा क्या डैमेज ही नहीं होने के कोई चांसेस ही नहीं। वो है कि अगर मान लीजिए यंग बच्चे हैं, वो मास्टरबेशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनका ध्यान जो है उनके करियर को छोड़ करके वहीं लग जाएगा तो ऑब्वियसली। अच्छा, जैसे आपने बच्चों की बात करी, तो क्या आपके पास बच्चे भी आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ में? अगर मान लीजिए बच्चों ने कोई मास्टरबेशन की हैबिट उनके अंदर पड़ गई हो, क्योंकि ये भी एक कई बार आता है ना कि एडिक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल एडिक्शन होता है, और इससे कुछ आते हैं जो यंगस्टर्स हैं वो आते हैं, और सिर्फ मास्टरबेशन से ही नहीं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, बिकॉज वो अपने जो भी स्कूल पार्टनर या कॉलेज पार्टनर या ऑफिस कलीग के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि सेफ सेक्स क्या है। ठीक है, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप रिलेशनशिप ना रखें, लेकिन हाँ, एक सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करके करें, जिससे कि आपको या आपके पार्टनर को कोई भी डिजीज़ ना लगे। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा उस एज में, जब वो प्यूबर्टल एज होती है, पोस्ट प्यूबर्टल एज जब यंग होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एडोलेसेंस और उस टाइम पे उनका सभी दोनों जेंडर्स का झुकाव जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उनका सोशल माहौल कैसा है। अगर उनके फ्रेंड्स भी उसी टाइप के हैं जो इसमें ज़्यादा ढूंढते हैं कोई भी रास्ता कि कैसे हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, या
हम किस तरह से इसके बारे में अपने आप को सेटिस्फाई करें, तो वो उस आपस में डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा जिनके कि एडोलेसेंट बच्चे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा ओपन हो जाएं, दोस्त बने उनके, और उनको कॉन्फिडेंस दें कि आप उनकी बातों को समझते हैं, समझ सकते हैं और उनको सही दिशा दिखा सकते हैं। नहीं तो अगर वो डर के मारे या शर्म के मारे आपसे डिस्कस नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ऐसा रास्ता चुनेंगे जो सही ना हो। बिल्कुल। अब एक चीज़ और बताएं, जैसे आपने एसटीडी की बात करी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, ये कैसे फैलती? क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंटरकोर्स करने से ही फैलती है या ओरल सेक्स से भी फैल सकती है? कैसे आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं या हमारे जो समाज में लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सिर्फ इंटरकोर्स करने से और कॉन्डोम यूज़ करने के बाद एसटीडी नहीं होती। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं रविंद्र जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि एसटीडीज़ को हम मोटे रूप में 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक मेजर एसटीडी और एक माइनर एसटीडी। मेजर एसटीडीज़ वो होती हैं जिनसे कि आपकी बॉडी को नुकसान होता है या आपकी बॉडी के अंगों को नुकसान होता है, जो कि बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स के पास उनमें होती है। माइनर एसटीडीज़ ऐसी होती हैं जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से होती हैं, लेकिन उनसे आपको जानलेवा बीमारियां नहीं होती। ठीक है। मेजर में सबसे कॉमन है आजकल जिसके बारे में सब लोग डरते हैं, वो HIV है। बिल्कुल। ठीक है। सिफिलिस है, गोनोरिया है, बहुत सारी है, LGV है। लेकिन जो माइनर हैं वो होती हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स नाम की बीमारी, या मॉलस्कम कंटेजियसम, या वेनिरियल वॉर्ट्स होते हैं। इन सब को ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्डोम पहन लिया आपने या कॉन्डोम यूज़ किया तो ये नहीं लगेंगे। ये थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड ये चेंज, अपनी स्किन टू स्किन चेंज हो जाते हैं। जैसे फीमेल में अगर है, उसकी फीमेल के अगर फ्लूइड ट्रांसफ़र से मेल के ऊपर वो फ्लूइड लगता है तो उसको हो सकता है। और साथ ही साथ ये जानना ज़रूरी है कि इसके लिए इंटरकोर्स करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप इंटीमेट हो रहे हैं, अराउज हो रहे हैं, और जो उस टाइम पे फ्लूइड निकल रहा है वो भी आपको ये इन्फेक्शन दे सकता है। चाहे आप ओरल सेक्स करें, चाहे आप बिना इंटरकोर्स के किस करने से भी हो सकता है, हाँ, स्मूच करने से भी हो सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को है और वो दूसरे को किस स्मूच करते हैं या ओरल सेक्स करते हैं तो दे कैन ईजिली ट्रांसमिट इट टू द अदर पर्सन। ओके। तो यानी कि जो कहते हैं ना कि सिंगल पार्टनर, जी हाँ, एक पत्नी व्रता या सिंगल पार्टनर है, डेडिकेटेड टू योर पार्टनर ओनली। इधर उधर मुंह नहीं मारना चाहिए। डॉक्टर विनय, जब हम ये सब बातें कर रहे हैं, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि जब कहते हैं ना कि भाई अगर ये बीमारियां हो गई, ठीक है ना, क्योंकि बीमारियां होने के बाद तो आप जैसे जो बीमारियां आप बता रहे हैं वो तो रिवर्सिबल नहीं है, शायद उनके ट्रीटमेंट्स नहीं हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हो जाती हैं कुछ, फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या उन लोगों को भी सेक्स से बचना चाहिए? क्या उनको सेक्स प्रॉब्लम दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, किडनी की प्रॉब्लम अगर इतनी ज़्यादा है कि आप, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि आप इरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑर्गन को, तो फिर आपको हेल्प लेनी चाहिए। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, सिंपल एक्सरसाइज होती है, कीगल एक्सरसाइज होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। हार्ट की प्रॉब्लम जहाँ तक है, अगर कोई ऐसा है, लेट टर्मिनल स्टेज है हार्ट की, NYHA क्लास 3 एक टर्मिनोलॉजी होती है, क्लासिफिकेशन होता है वहाँ पर कि मतलब आपका इजेक्शन फ्रैक्शन इतना कम है, या कार्डियोमेगैली हो रखी है, या आपको तुरंत हाइपोटेंशन हो जाता है, तो फिर, या आपका जो हार्ट है वो फास्ट बीट नहीं कर सकता किसी वजह से, तो फिर आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ करके इसके बारे में सलाह करनी चाहिए। एंड देन आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट से या जो सेक्स थेरेपिस्ट होते हैं उनसे मिल करके इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज किसी भी व्यक्ति के लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए, सेक्स लाइफ के लिए कोई एज डिसाइडेड है कि भाई इस एज के बाद तो नॉर्मली लोग रिटायर हो जाते हैं सेक्स के लिए? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। सेक्स एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, और जब जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन्स हैं, जो सही संचार हो रहा है हार्मोन्स का,
तब तक आप सभी कुछ कर सकते हो. इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, एवरीथिंग. तो सिमिलरली जब तक आपकी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो कि सेक्स हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, और आपको कोई अगर मेटाबॉलिक डिजीज़ नहीं है, जैसे अभी आपने हार्ट की बात की, डायबिटीज़ होती है, किडनी की डिजीज़ होती है, बहुत एंड स्टेज हो जाती है, या किसी को कैंसर है, एंड स्टेज कैंसर है, तो फिर वहाँ पर जा कर के दिक्कत आती है. अदरवाइज आप यू कैन डू इट. और कोई एज लिमिट तो होती होगी ना, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल? नहीं जी, ऐसा नहीं होता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन, देखिए क्या होता है, फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद जो वेजाइनल एरिया है वो ड्राई हो जाता है. ओके. तो वहाँ पर क्या होता है, देन दे डोंट एंजॉय सेक्स, रादर देन उनको एवर्जन होने लग जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड फीलिंग. वो पेनफुल फीलिंग होने लग जाती है, तो फिर वहाँ पर वो उस चीज़ से दूर हटने लग जाती है. और कुछ लोगों, कुछ फीमेल्स में उस टाइम पे हार्मोन्स इतने ज़्यादा, मेल हार्मोन्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो फिर ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो जाती हैं सेक्स में. तो ये जो चीज़ है, सारा हार्मोन्स का खेल होता है. अगर आपकी बॉडी में हार्मोन सही तरीके से आ रहे हैं तो यू कैन हैव गुड सेक्सुअल लाइफ टिल 100 years ऑफ एज. तो जैसे आपने कहा कि मेनोपॉज के बाद कुछ लोगों, कुछ फीमेल्स में ड्राइनेस आ जाती है, तो क्या उसके कोई ट्रीटमेंट्स हैं? हाँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट्स होते हैं. वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी बता देंगे आपको, आपके कोई स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो भी बता देंगे. तो ये कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज हो गया तो सेक्स लाइफ खत्म हो गई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. क्योंकि ये बड़ी बात है ना, क्योंकि आजकल मेनोपॉज तो 40 साल की एज में भी हो जाता है, बल्कि और जल्दी भी हो जाता है. वो देखिए, ये तो आपकी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, आपकी अपनी बॉडी की नीड के लिए है, आपके अपने लिए है कि आप कितनी बार करना चाहते हैं, किस एज तक करना चाहते हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक एज आ गई और वहीं पे आपने स्विच ऑफ कर दिया. मेल्स में इरेक्शन की प्रॉब्लम भी आती है. जी हाँ, आती है. एक एज के बाद में, 50 साल में, 60 साल में, 40 साल में, 30 साल में, तो उसका कोई ट्रीटमेंट होता है कि अगर किसी को मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम आ गई तो अब वो इरिवर्सिबल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता. ओके. देखिए, जो भी इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है, या तो कुछ हार्मोन्स में दिक्कत है, या फिजिकल प्रॉब्लम है, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. ये तीन ही मेन रीज़न होते हैं. या तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल का मतलब है कि वो किसी वजह से बहुत परेशान टेंशन में है, स्ट्रेस में या है, अपने पार्टनर से खुश नहीं है, या फैमिली लाइफ इस तरह की, जो भी साइकोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है. फिजिकल में मतलब होता है कि उनको वहाँ पर कुछ चोट लग गई है जी, या जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि शॉर्ट फ्रेंडुलम है, या फाइमोसिस है, पैराफाइमोसिस है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये बहुत सारी चीज़, स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो उनके क्या ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, वो सब, हर एक इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. पहले उस रीज़न को हम एड्रेस करते हैं कि रीज़न क्या है एक पर्टिकुलर केस के अंदर, देन वी ट्राई टू सॉल्व इट. उसमें जल्दी भी हो जाता है, कुछ लोगों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. तो बहुत ज़्यादा टाइम क्या लिमिट है? 6-8 महीने, साल भर भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस. मतलब साल भर लिमिट लगा देखिए, है? अगर मान लीजिए कोई चेन स्मोकर है तो उसके, या किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो उसको ठीक करने में समय लगता है. ऐसा नहीं होता कि वो आज एक टैबलेट खा लेंगे और एक हफ्ते के अंदर, मतलब 1 साल मतलब मैक्सिमम टाइम है जिसमें वो साथ साथ में उनको सारी बातें माननी होती है. हाँ, जाहिर सी बात है. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ऐसा नहीं सिर्फ गोली और इंजेक्शन से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है. लाइफस्टाइल मेंटेन करना, लाइफस्टाइल मैनेज करना, ये सब बहुत ज़रूरी है. जरूरी है. अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए क्या एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं और किस तरह का खान पान ज़रूरी है? देखिए, हेल्दी फूड हर एक चीज़ के लिए अच्छा है. वो आपकी ओवरऑल स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हम देख सकते हैं, वहाँ से लेकर के जो ऑर्गन हम नहीं देख सकते, चाहे वो हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे कोई भी ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, सभी चीज़ों के लिए आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी फूड लें, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स लें, एंड चाहे आप वेज हैं, चाहे नॉन वेज है, चाहे प्रोटीन लेते हैं, चाहे कार्ब्स नहीं लेते, जो भी है, जैसे आपकी लाइफस्टाइल है जिसके हिसाब से आपको. साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेज जरूर करें. डेली 10 से 15 मिनट तक कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें. ऐसा ना करें कि जिम जाते हैं 1 घंटे के लिए, किसी वजह से नहीं जा पाए तो 1 हफ्ते तक जिम बंद हो गया तो सारी बॉडी दर्द हो रही है. कुछ ऐसा करें जो आप अपने घर पे रहकर कर सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम हिट करना है या कहीं बाहर जाना है. बारिश हो रही है, हम वॉक पे नहीं जा सकते, तो घर में ही कुछ इस तरह की चीज़ करें जो आप आराम से 10, 15, 20 मिनट तक अपनी बॉडी को, बेसिकली हम एक्सरसाइज करके क्या कर रहे हैं,
हम अपने सारे जितने भी ब्लड फ्लो है, बॉडी के हर ऑर्गन तक ब्लड फ्लो पहुंचा रहे हैं। उससे हर ऑर्गन को फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। वो जो ऑर्गन है उसके अंदर जितनी भी चीज़, बहुत कॉमन सी चीज़ हम सब जानते हैं, वो मसल्स हैं जी। वो हर ऑर्गन की मसल्स को ताकत मिलती है, वो और ज़्यादा उनको लाइफ मिलती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ये करना बहुत जरूरी। तो जिस तरह से आपने बताया कि भाई सेक्सुअल लाइफ के लिए भी हेल्दी खाना खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या सेक्सुअल लाइफ के लिए कोई भोजन, कोई ड्रिंक खतरनाक भी है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या? देखिए, भोजन, मैं एक लाइफस्टाइल की बात जी। करूँगा। जैसे स्मोकर्स होते हैं, जी। अल्कोहल इंटेक जिनका बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए भी नुकसानदेह। और जो बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा चीज़ एंड बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करता। ये ग्रेजुअली करके आपके ये सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे कि आपको धीरे धीरे करके या तो एवर्जन हो जाता है या फिर इरेक्शन नहीं होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने बताया कि भाई स्मोकिंग, चीज़ी फूड, जो जंक फूड है, उन सब से जो है ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो इम्पैक्ट अभी नहीं डालेगा, लेकिन ग्रेजुअली डालेगा। क्योंकि जिस तरह से ट्रीटमेंट भी आपको इमीडिएटली फ़ायदा नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो देता है, और इसी तरह से ये जंक फूड भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डॉक्टर विनय, मुझे लगता है कि जो दिमाग में मेरे प्रश्न आ रहे थे मैंने पूछ लिए हैं। अब इसके बाद जो दर्शक इस पर लिख के भेजेंगे तो मैं आपसे दोबारा बुलाने के लिए कम से कम वो बहाना हो जाएगा, तो हम दोबारा आपसे पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। तो डॉक्टर विनय ने आज आपको बताया कि सेक्सुअल लाइफ आपकी कैसे बेटर हो सकती है, और उस पर काउंसलिंग की आपको आवश्यकता हो, काउंसलिंग करवाइए, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, ट्रीटमेंट करवाइए, लेकिन उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो आपका एक इंटीग्रल पार्ट है। धन्यवाद, नमस्ते।